क्योंकि जो लोग भी जिला से आए हैं उनके साथ कोई ना कोई ज़रूर आया है, क्योंकि वो भी जन स्वराज के इस संगठन की बैठक में भाग लेना चाहता था। मुख्य तौर से 2-3 बातों पे गौर की गई है। चुनाव बहुत करीब है, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे पंचायत और बूथ स्तर तक की जो तैयारी है उसको और सुदृढ़ किया जाए। उसमें कहीं अगर कोई कमी रह गई हो तो उसको पूर्ण किया जाए, और इन्हीं सब बातों पे चर्चा हुई। फिर जैसा आप लोग जानते हैं, हमारे यहाँ एक अलग से टीम लगी है जिसका नाम JSPT है। तो JSPT और हमारे संगठन के बीच में और भी अच्छा समन्वय कैसे बैठे, इन चीज़ों पे चर्चा हुई। फिर विभिन्न जिलाओं से जिला अध्यक्षों ने अपने अपने सुझाव दिए जिन पे हम लोग काम करेंगे। सब लोगों का सुझाव आया है, सब लोगों का सुझाव अति महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए, तो उन सुझाव पे काम करेंगे। तो मेरे ख्याल से आज मोटे तौर पे इस बैठक के संबंध में इतना ही कहना था। मेरे ख्याल से अगर प्रदेश के अध्यक्ष जी हमारे आदरणीय मनोज भारती जी इसमें कुछ जोड़ना चाहें तो मैं माइक उनको देता हूँ। धन्यवाद सर। प्रेस के साथियों का स्वागत है। आज की ये मीटिंग जो कार्यशाला के रूप में हमने 6 घंटे तक की, उसके बारे में मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा, अलग से जो अभी तक कहा जा चुका है, कि ये एक ऐसा एक्सरसाइज था जो चुनाव की तैयारी के अलावा जन स्वराज के अपने अस्तित्व और उसके कैरेक्टर को डिफाइन करने के लिए ज़रूरी था। हमारे कार्यकर्ता कैसे हों, वो चुनाव को किस दृष्टि से देखें, संगठन के लिए वो क्या करें, संगठन में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, बाकी दलों में क्या चलता है और क्या हम अवॉइड करें, इन सारे विषयों पर एक विस्तृत चर्चा और प्रखंड लेवल तक के हमारे अधिकारियों के मन में जो बातें हैं, चाहे वो संगठन को लेकर हो, जन स्वराज को लेकर हो, चुनाव की तैयारियों को लेकर हो, उन सब के बारे में उनके मन में जो शक व शुबा है उस पर चर्चा, ये आज की कार्यशाला की मुख्य उपलब्धि थी। मैं और इस पर ज्यादा कहूँ उससे ज्यादा अच्छा है कि आपके सवाल लूं और हम आपके सवालों का जवाब दें। आपके एक बार पुनः यहाँ आने का बहुत बहुत धन्यवाद। सर ने जिक्र किया कि JSPT और जो नेता हैं उनके बीच कैसे समन्वय बने, तो किस तरह की चुनौती सामने आ रही है? अगर 1-2 उदाहरण आप लोग दे देते तो। उदाहरण बहुत साफ है। वो ये कि संगठन अपने ढंग से काम करता है और एक प्रोफेशनल टीम का काम करने का तरीका अलग होता है। तो उस तरीकों को उन तरीकों को कैसे मैच किया जाए, उनको समन्वय कैसे लाया जाए, ये मुख्य मुद्दा है। वो हो चुका है और इस पर ज़्यादा अब किसी के मन में शक नहीं है, कोई चिंता नहीं। उसकी घोषणा समय से हो जाएगी और मुझे लगता है जैसा कि पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने साफ साफ कहा था कि यहाँ लगता है कि भाद्र पक्ष को थोड़ा सा रोक कर रखा जाता है, उसको पितृपक्ष भी माना जाता है, तो उसके बाद हो जाएगी। अन्य दलों से पहले कर देंगे और अन्य दलों से पहले होगी, इसका आप भरोसा रखें। मनोज जी, संजय जायसवाल एक आज प्रेस वार्ता बुलाए हुए थे, उन्होंने उन पर प्रशांत किशोर पर एक तीखा हमला बोला है। संजय जायसवाल कह रहे हैं कि जन स्वराज और प्रशांत किशोर जो है वह ईस्ट इंडिया कंपनी है और तेलंगाना और तमिलनाडु से ये लोग फंडिंग लेते हैं। कई शराब व्यापारियों का नाम उन्होंने जिक्र किया है और कंपनियों का भी नाम जिक्र किया है, और कह रहे हैं कि ये सवाल का जवाब प्रशांत किशोर दें कि फंडिंग तेलंगाना और तमिलनाडु से कहां से आ रही है। मैं इसका बड़ा अच्छा किया हम लोगों को संजय जायसवाल जी ने बताया है कि हम लोग और कहां से मदद मांग सकते हैं, तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को तो मैं बहुत ध्यान से सुनूंगा
और कम से कम इतना तो है कि देश के लोगों से ही मदद मांग रहे हैं। उनके लिए अगर कहने पे आऊँ तो ये भी कह सकता हूँ कि पता नहीं कौन कौन देश थे, किस किस तरीके से वो पैसे वो लोग लेते हैं, उसमें जाने की आवश्यकता नहीं है। साफ जाहिर है कि संजय जायसवाल जी बहुत घबराए हुए हैं। आप लोगों के माध्यम से मैं फिर उनसे कहना चाहता हूँ, बहुत वर्षों से वो मेरे मित्र हैं, आज भी मैं उनको मित्र मानता हूँ। उन्हें ज़रा संयम में रह के अपना काम करें, उनके लिए ही अच्छा है। नहीं करें तो जो कर रहे हैं वो करते रहें, उसका जो भी हर्जाना भुगतना होगा वो भुगतेंगे। हमें इससे ज़्यादा इस पर कुछ नहीं कहना। मतलब उदय जी, कल प्रशांत ने भी एक वहाँ प्रेस बाइट में अपने कहा है कि मैं जब लीडर की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है। प्रशांत से मत उलझे, नहीं तो उनका राजनीतिक कैरियर समाप्त कर दूंगा। यानी कि उसी को आप भी दोहरा रहे हैं, आप भी एक चेतावनी दे रहे हैं। मैंने देखा है अनेकों प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आप दोनों साथी एक साथ बैठ जाते हैं और फिर हम लोगों को उत्तेजित करते हैं कि हम लोग कुछ ना कुछ बोलें। भाई, चुनाव सिर पे मारिए ही गई किस्म की, क्या बात है इसमें ज़्यादा क्यों हम लोग अपना समय व्यतीत करें। हम लोगों का जो काम है वो समय समय पर कर ही लेते हैं। आप लोगों का मनोरंजन भी हो जाता है, बिहार की जनता को सूचना भी मिल जाती है। अभी बहुत कुछ होना बाकी है, रुकिए, अभी बताया जाएगा समय आने पर। क्यों चिंता कर रहे हैं? आखिर कहता है ना कि आदमी बहुत ज़्यादा खा लेता है तो निकलने लगता है, तो वही हाल इनका है। इतना इन्होंने खाया है कि अभी तो कान मुंह सब तरफ से निकलेगा। अभी लोगों के सामने लाते हैं ये बातें, बहुत जल्दबाजी मत कीजिए। और कोई प्रश्न भाई? एक सवाल और बता दीजिए, अभी आपने जिक्र किया कि जेएसपीटी और जनसुराज एक साथ मिल के काम कर रहे हैं चुनाव जीतने के लिए। जेएसपीटी एक प्रोफेशनल टीम है, तो क्या इस टीम को मैं वही मान लूं कि 2014 में जब आईपैक ने प्रधानमंत्री का सपोर्ट करके सब कुछ एकदम जीत का रास्ता बनाया था, तो जेएसपीटी जीत का रास्ता कहीं जनसुराज के लिए बना रही है? 14 याद रहा, 15 भूल गए? 15 भी याद कीजिए कि इन्हीं लड़कों ने उसमें भी मदद की होगी। देखिए, प्रोफेशनल टीम की आवश्यकता इसलिए होती है कि कोई पार्टी जड़ से शुरू हो रही हो, नई शुरू हो रही हो, तो ऐसे लोग जो बिल्कुल निष्पक्ष भाव से काम करके दिखाएं। अभी जैसा हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा, उस बात को मैं दूसरी तरह से कह देता हूं। हमारे राजनीति में यस और नो नहीं होता है, बीच यस और नो के बीच बहुत कुछ होता है। लेकिन अगर कोई प्रोफेशनल लोग उसको देख रहे हो तो उनके लिए हाँ और ना ही होता है, उनके लिए बीच का एरिया कुछ नहीं होता है। तो जिस समन्वय की मैं बात कर रहा था वो ये नहीं कह रहा था कि कोई हमारे बीच में कोई टकराव है, लेकिन हमारे समझने की, किसी समस्या को समझने की जो तरीका है वो थोड़ा फर्क है। हम लोग राजनीतिक रूप से जो संभव नहीं है उसको भी संभव करने की प्रयास करते हैं। जो प्रोफेशनल लोग हैं वो कहते हैं भाई ये संभव नहीं है, उसको छोड़ देते हैं, या संभव है उसको कर लेते हैं। इसमें और कोई समन्वय की बात नहीं थी। प्रशांत किशोर कहते हैं कि नीतीश कुमार बहुत ही ईमानदार नेता है, लेकिन उनके मंत्री चोर हैं, ऑफिसर चोर हैं। जब एक मुखिया ईमानदार है तो उसके नीचे वाला चोर कैसे हो सकता है? देखिए, प्रशांत किशोर जी नीतीश जी को बहुत करीब से जानते हैं, अच्छे से जानते हैं, इसलिए नीतीश जी के व्यक्तिगत तौर पे वो उनको ईमानदार मानते हैं। तो मैं इसमें कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि नीतीश जी ईमानदार हैं या नहीं ईमानदार हैं, इससे बिहार की जनता को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। कोई भी नीतीश जी के तकिया को उठाकर नहीं देख रहा कि तकिया के नीचे कितना पैसा रखा हुआ है। लेकिन जब उनके जेडीयू के लोग बेशर्मी के साथ ये कहते हैं और एनडीए के लोग कि नीतीश जी की करप्शन के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस है, तो हंसी भी आती है, दुख भी होता है और गुस्सा भी आता है। क्योंकि एक नंबर अन्य मार्ग से सब कुछ निर्देशित होता है या होना चाहिए, लोग तो यही उम्मीद करते हैं कि वहीं से होता है। तो अगर वहाँ से अनुमति नहीं है लोगों को भ्रष्टाचार में संलिप्त होने का, तो यहाँ भ्रष्टाचार का कोई मतलब उठता नहीं है। और मैं बिल्कुल डंके की चोट पे ये कह सकता हूँ कि बिहार ने कभी अपने पूरे इतिहास में इतना भ्रष्ट व्यवस्था, इतनी भ्रष्ट व्यवस्था नहीं देखी होगी। ये बिल्कुल भ्रष्टाचार में लिप्त व्यवस्था है, तंत्र विहीन व्यवस्था चल रही है।
कोई किसी के लिए जिम्मेदार नहीं है, किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। और तो और आप लोगों ने शायद सुना ही होगा कि कुछ जीविका दीदी हमारे यहाँ अभी धरने पे बैठी हैं। क्या कह रही है, मैं सुन के कल हैरान हो गया, परेशान हो गया। वो कह रही हैं कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो 15 अगस्त को घोषणा की कि इन लोगों की मानदेय दुगनी की जा रही है, अब उसी विभाग के जो अफसर हैं, जो सचिव हैं, वो कह रहे हैं कि ये चीफ मिनिस्टर का स्लिप ऑफ टंग था। अब ये तो पहली बार ही सुना जा रहा है कि मुख्यमंत्री का स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, वो भी 15 अगस्त के भाषण में। और उसको आप लोग नहीं उठा रहे, इसको उठाना चाहिए। प्रेस में मैंने देखा नहीं, ये प्रेस में उठना चाहिए कि भाई ऐसा कौन से मुख्यमंत्री है कि स्लिप ऑफ टंग हो गया। फिर तो वही बात हो गई जो लोग कह रहे हैं कि उनकी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो ठीक में ठीक नहीं है कि खड़े होकर मंच पर से कह दीजिए कि इनकी वेतन दुगनी की जा रही है और आपका ही अफसर बाद में कह दे कि नहीं आपसे भूल से कुछ निकल गया होगा, आपको पता नहीं आपने क्या बोल दिया। इसका क्या मतलब है कोई एक? हाँ बताइए। सवाल है कि बिहार के विधानसभा चुनाव को धार्मिक रंग देने की भी कोशिश आज की गई। बेगूसराय से बीजेपी के सांसद ने गिरिराज सिंह जी ने मुसलमानों के लिए गद्दार जैसे शब्द का प्रयोग किया। तो गिरिराज सिंह को जीवन में और आता क्या है? गिरिराज सिंह को यही बोलने के लिए तो उनको वहाँ केंद्र का मंत्री बनाया गया है। उनको अपने विभाग का ABCD पूछ लीजिए तो उनको पता नहीं होगा। उनको शायद ये भी नहीं पता होगा किस विभाग के मंत्री हैं या क्या प्रभार मिला हुआ है, क्या काम उनको करना है। उनको एक ही चीज़ आता है, हिंदू मुसलमान करो। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आप सभी लोगों को, और मैं सिर्फ आप लोगों को पत्रकार के रूप में अभी नहीं देख रहा हूँ, हिंदुस्तान के नागरिक, बिहार के नागरिक के रूप में देख रहा हूँ। हमारे बगल नेपाल में जो अभी हुआ है ये बहुत ही चिंताजनक, और इस पर बिहार में चर्चा होनी चाहिए। और बिहार की सरकार को ही नहीं, बिहार में राजनीति में जितने लोगों हैं, जितनी भी दल हैं, सबको चिंता होनी चाहिए। हमें भी चिंता होनी चाहिए। क्यों चिंता होनी चाहिए? क्योंकि ये एक पैटर्न बन गया। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, नेपोटिज्म जिसको कहते हैं, इसको लेकर कुछ दिन पहले श्रीलंका में हंगामा हो गया, अभी हाल में बांग्लादेश में हो गया। उसको आप लोग जो रंग देना चाहिए कि वो शेख हसीना को हटा रहे थे और इसको ला रहे थे, ये बात नहीं है। उसके जड़ में क्या था? जड़ में वहाँ लोगों में और खास करके युवाओं में असंतोष की भावना थी। वो असंतोष कहाँ से फूटा? वो असंतोष फूटा कि मेरे पास नौकरी नहीं है, मेरे पास रोजगार नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी शिक्षा की व्यवस्था ठीक नहीं है, और अमीर और गरीब की जो खाई है वो बढ़ती चली जा रही है, और भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो बांग्लादेश में हो गया, और इन्हीं बातों को लेकर नेपाल में हो गया। और नेपाल तो हमारे वो पार नेपाल है, ये पार हम हैं। नेपाल और हिंदुस्तान में तो बॉर्डर ही नहीं है। परंपरागत रूप से देखिए तो हम उसको, ये नहीं कि हम उस पर कोई अपना अधिकार जमा रहे हैं, लेकिन हमारी मैत्री ऐसी रही है कि हिंदुस्तान और नेपाल के बीच में तो इधर के लोग उधर काम करते हैं, उधर के लोग इधर आ जाते हैं रहने के लिए। वहाँ भी इन्हीं 3-4 मुद्दों को लेकर, तो अभी मैं किसी कॉन्क्लेव में था, वहाँ भी कह के आया कि हमारे लिए चिंता होनी चाहिए, क्योंकि जितने ये रॉ मटेरियल हैं, अगर इसको कच्चा सामान माने कि कच्चा सामान एक ऐसे विस्फोट के लिए क्या होता है? कच्चा सामान होता है बेरोजगारी, कच्चा सामान होता है भ्रष्टाचार, कच्चा सामान होता है अमीर गरीब की दूरी, कच्चा सामान होता है ये धार्मिक उन्माद फैलाना। ये सारे जो रॉ मटेरियल हैं वो हमारे पूरे देश में तो है ही, बिहार में ज़्यादा है, इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी है। और ये बहुत साधारण चीज़ नहीं है। देखिए अभी भी नेपाल कंट्रोल में नहीं है, अब वो कुछ कर लेंगे, ज़रूर ही कर लेंगे, और आशा करता हूँ कि उन्होंने कर लिया होगा, कर लेंगे, हमारी शुभकामनाएं। लेकिन बांग्लादेश देखिए क्या हालत में है, श्रीलंका में देखिए क्या हालत में है। हमारे यहाँ के जो नौजवान हैं, और इसको हम लोग मजाक में ले लेते हैं, और ये गिरिराज सिंह जैसे ये गैर जिम्मेदार लोग, इनके लिए तो मैं शब्द यूज करना चाहता हूँ कि ये हिंदुस्तान के गद्दार हैं। ये लोग गद्दार हैं, ये लोग हिंदुस्तान को तोड़ना चाहते हैं, ये देशद्रोही इनको कहा जाता है कि मुसलमानों के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं।
ये लोग हिंदुस्तान में रहने लायक लोग नहीं हैं। इनको तो मैं नहीं कह सकता पाकिस्तान चले जाओ, लेकिन इनको भी कहीं भेजना ही चाहिए हमें। ये लोग गद्दार लोग हैं। उधर सर एक और चीज मैं जिक्र करूँ, बोलिए। जातीय रंग की बात आई, गिरिराज सिंह की बात आई, तो गिरिराज सिंह ने एक बयान दिया है कि लोगों को झटका मटन खाना चाहिए, हलाला नहीं खाना चाहिए। अभी गिरिराज सिंह के सामने मटन रख दीजिए ना, तो बाद में पूछेंगे कि उसमें कौन झटका था कि हलाल था कि मसाला है कि घी है कि तेल है। 3 किलो अपने पेट में पहले ले जाएंगे, उसके बाद पूछेंगे ये सब बात। गिरिराज सिंह की बात मत कर रहे हैं तो फिर मुंह खोलने लगेंगे। चौधरी ने कहा है कि नेपाल में हुई हिंसा कांग्रेस की गलती के कारण हुई है। अब उनको रात में सपना आता है कि सम्राट जी को, तो हम क्या कर सकते हैं, उनको दिखवाना चाहिए डॉक्टर से। एक सवाल है, प्रशांत जी ने कुछ वक्त पहले एक बयान दिया था कि अगर हमारे 10 विधायक भी जीतेंगे तो हम इनको स्वतंत्र कर देंगे। तो आज संजय जायसवाल ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसमें 5 सवाल पूछे हैं उन्होंने। अंतिम सवाल में उन्होंने ये कहा है कि इसका मतलब तो यही हुआ कि आप बतौर लालू जी के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं, यानी कि आप चाहते हैं कि आपके विधायक उधर चले जाएं और उनकी सरकार बन जाए। संजय जी की बात पे मैं बाद में आऊँगा। बेतुकी बातें कर रहे हैं, पता नहीं मानसिक रूप से क्या विक्षिप्त हो गए हैं, क्या हो गया। मैं पूछूंगा, जब मिलूंगा तो ज़रूर उनसे पूछूंगा। लेकिन आपके पहले सवाल का जवाब दे दूं। प्रशांत जी की बात को अगर छोटा करके आप देखेंगे तो अर्थ का अनर्थ लगेगा, और इसका मैं उदाहरण भी दूंगा। प्रशांत जी हर प्रश्न का बड़ा लंबा उत्तर देता है, क्योंकि वो बातों को समझा कर उत्तर देते हैं। अगर उसमें से आप लोग कुछ उठा लीजिएगा, प्रशांत जी से ज़्यादा बिहार के बारे में मैं बार बार कहता हूं कि कोई अनुभवी नेता जो बिहार में अब उसकी अवस्था ज़्यादा भी हो गई हो, उसको भी बिहार के बारे में उतना नहीं पता होगा जितना इस व्यक्ति को पता है। और वो इसलिए कि इसने अपने शरीर के हड्डी को गलाया है। पिछले 3 वर्षों में बिहार के एक एक गांव में जाकर देख के कि क्या हालात है, और उसी के आधार पर जन स्वराज की पॉलिसीज़ बन रही हैं, योजनाएं बन रही हैं, या जो भी हम लोगों को कह रहा है। वो व्यक्ति घूमकर जब ये देख रहा है और समझ रहा है, और आप सभी लोग इसको मानते हैं कि वो एक देश का जाना माना रणनीतिकार रहा है, तो उसको ये विश्वास ही नहीं है। उसके विश्वास से बाहर की बात है कि मुझे 10 सीटें मिलेंगी और 15 सीटें मिलेंगी। वो आप ही लोगों के समक्ष कह चुके हैं कि साहब अगर हमें 170 सीटों से कम मिले तो हम तो उसको अपनी हार मानेंगे। तो इसलिए ये 10 और 20 सीटों की जो बात है वो कहीं से निकल आई होगी, कुछ उन्होंने कह दिया। जिस उदाहरण की मैंने बात की वो उदाहरण मैं बता दूं। मैं अभी पूर्णिया में था तो कटिहार के लोग आए बड़े चिंतित मेरे पास कि उदय जी एक तो बहुत गड़बड़ हो रहा है। मैं क्या हो गया? तो एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें प्रशांत जी सुने जा रहे हैं ये कहते हुए कि चुनाव जीतने के लिए हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। तो मैंने वो पूरा वीडियो देखा नहीं था, मैं खुद ही चिंतित हुआ। मैं कहा वो ऐसा कैसे बोल सकते हैं? तो अपने लोगों से कहा भाई क्या वीडियो? तो उन्होंने कहा नहीं वो तो पूरा बोल रहे हैं। तो जब सुना तो उन्होंने कहा कि हमें चुनाव जीतने के लिए मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, लेकिन समाज को बनाने के लिए, विकास के लिए, समाज की तरक्की के लिए, मुसलमानों को आगे बढ़ाने के लिए हमें उनका साथ चाहिए। तो अगर पहला हिस्सा सुनिए तो लगता है ये क्या कह रहे हैं, पूरा सुनिए तो लगता है भाई कितनी अच्छी बात की है। अगले दिन हम लोगों की एक सभा थी किशनगंज में, वहाँ मैं उनके साथ गया था। तो मैं बोल रहा था और मैंने वहाँ अपने लोगों को कहकर स्टेज पर एक टेलीविज़न, ये क्या हो गया भाई माइक को, चलो यार गले की प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो स्टेज पर मैंने टेलीविज़न मंगवाया और उनका पूरा बयान सुनवाया और लोगों ने तालियां बजाई। इसका मतलब लोगों ने ये मान रखा था कि जो पहली चीज़ वो सुन रहे हैं जिसको वायरल किया जा रहा है कि हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, तो ऐसे तो ये गलतफहमी पैदा करते हैं। वापस आऊँ आपके संजय जायसवाल जी की बात पे, मैं बार बार कह रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ उनसे, और एक तरह से वो मेरी आगाज़ मान लें, जो मान लें, ना बोलें ये सब चीज़ें। क्यों कर रहे हैं? ना करें, फिर मुंह खुलेगा, फिर और परेशानी बढ़ेगी। और हम नहीं चाहते भाई, हमारे पास 60 दिन बचे हैं, हमें चुनाव लड़ने दीजिए आप लोग। और कोई बात? नेपाल जैसे हालात क्या भारत में भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? एक कारण बताओ कि नहीं हो सकता। क्या हमारे लोगों की सहन शक्ति ज़्यादा होनी चाहिए? क्या हमारे नौजवानों में उससे ज़्यादा ये सहन शक्ति होनी चाहिए कि चलो हम भूखे मरेंगे,
चलो हम अपने परिवार को भूखे मरते देखते हैं। चलो हम देखते हैं कि अडानी और अंबानी जो है वो 10 हवाई जहाज रोज खरीद रहा है। बीजेपी पार्टी कहती है कि केंद्र में मजबूत सरकार है। बहुत बढ़िया है, तो मजबूती दिखेगी। नेपाल में भी मजबूत सरकार थी, शेख हसीना जी भी कहती थी बहुत मजबूत है। जो राजापक्षे साहब थे श्रीलंका में, वो भी कहते थे कि मेरी बहुत अच्छी सरकार चल रही है। तो उदय जी, उसके लिए तो मोदी जी 5 किलो का एक झुनझुना तो देते रहते हैं ना कि आवाज मत उठे। देखिए, मैं वैसे तो आलोचक हूं, लेकिन इस बात पे और अभी के हालात को देखकर मैं समझता हूं ये ठीक है, क्योंकि जब तक वो हालात पैदा नहीं कर देते अर्थव्यवस्था में कि अर्थव्यवस्था की इतनी मजबूती हो जाए कि लोग खुद ही पैसे अपना कमा लें, तब तक ये जो दे रहे हैं राशन, जो 5 किलो वो जादू से वो 4 किलो हो जाता है, कम से कम वो दे रहे हैं, ये अच्छी चीज़ है। अभी के परिस्थिति में ये देना ठीक है, लेकिन इसका वहन भारत की सरकार बहुत दिनों तक नहीं कर सकती है। आप लोगों को अंदाजा है कि इसमें कितने रुपए लगते हैं? इसमें करीब 1,70,000 करोड़ रुपया सालाना खर्च होता है। अगर इन पैसों को आप किसी अच्छे चीज में लगाएं, अगर आपने अपने लोगों को, हमारे देशवासियों को, और कितने देशवासी 84 करोड़ का वो क्लेम करते हैं, अगर 84 करोड़ देशवासियों को हमने सशक्त किया होता कि वो अपने पांव पे खड़े हों और अपनी इंतजाम खुद कर लें, तो इन पैसों को अगर हम किसी अच्छे चीज में हमने लगाया होता तो आप सोचिए कि आपका देश कहां पहुंचता। लेकिन सस्ती लोकप्रियता चाहिए, तुरंत वोट चाहिए। अब ये वोट भी बहुत ज्यादा मिलने वाला नहीं है, मुझे लगता है वो इनका भी यूज बाय डेट खत्म ही हो रहा है बीजेपी वालों का। उदय जी, जीविका दीदी का मानदेय जो है वो दुगना करने की बात नीतीश कुमार ने 15 अगस्त को कहा। पदाधिकारियों ने कहा कि स्लिप ऑफ टंग, लेकिन नीतीश कुमार ने ट्वीट के माध्यम से 1,20,000 से अधिक शिक्षकों की बहाली की बात की थी टीआरई 4 में, लेकिन 27,910 बहाली में निकाली गई। इस पे अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं, लाठियां भी चलाई गई है। जन सुराज किस प्रकार से उन अभ्यर्थियों का सहयोग करेगी? हम उनकी आवाज उठाएंगे जब तक हमारी व्यवस्था नहीं बनी है, और जिस दिन व्यवस्था बनेगी उस दिन ये STET की जो इम्तिहान जो होनी चाहिए थी नहीं हो रही है। 22-24 और नहीं 21-23 और 23-25 की जो बैच है उसके लिए STET की इम्तिहान तक नहीं हुई है, तो TRE 4 और TRE 5 का तो सपना यहाँ के लोग छोड़ ही दें। और ये लाठी बरसाना, ये बर्बरता तो लगता है बिहार का अब ये ट्रेडमार्क बरतना जा रहा है कि हम किसी बात से अगर सड़क पे जाएं तो मेरी बात सुनने के पहले, मेरे मुंह खोलने के पहले मुझे लाठी खानी पड़ती है। यहाँ वो बच्चे आए थे, किसी का सिर फूटा हुआ है, किसी को कहीं चोट आई हुई है, किसी को कहीं चोट आया हुआ है। तो ये बर्बरता से जो ये सरकार अपने आप को सोच रही है कि हमेशा ये सत्ता में रहेगी, 2 महीनों की बात है। आप भी देखेंगे, सब देखेंगे कि अब समाप्ति की ओर है। अभ्यर्थियों के लिए सड़क पे उतरेगी? आवश्यकता होगी तो सड़क पे भी उतरेंगे, जहां जाना होगा वहां जाएंगे, हम इनके साथ हैं।